हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट सेशन। लास्ट बोले तो 15th क्लास। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में और उसे फिनिश किया था। आज हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, ब्रीचेस के बारे में बात करेंगे और वहीं पे सेशन करेंगे खत्म। फिर हमारे पास 64 MCQs हैं, कुछ फिलअप्स एक्सेट्रा है जो हम नेक्स्ट सेशन में एक और सेशन लगाएंगे डेडिकेटेडली। मतलब 15 सेशन में आपका कंटेंट हो जाएगा, एक सेशन हम डेडिकेटेडली आपके एमसीक्यूज को देंगे, आपके एग्जाम को देंगे, बेसिकली एग्जाम की प्रैक्टिस को देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई सिग्नेचर। उसका मीनिंग और रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। ओके, ई कॉन्ट्रैक्ट, आज हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, आप और मैं इंटरनेट के थ्रू ही साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो अभी ई कॉन्ट्रैक्ट को पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसका कंसेप्ट समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये स्टार लैब्स है, ठीक है, जो कि सेंट्रल सिटी में है। कोलैबोरेट करना चाहते हैं स्टार्क इंडस्ट्री के साथ। ओके, अ साइबर सिक्योरिटी फर्म जो कि कहाँ लोकेटेड है, बैंगलोर। ये कहाँ है, सेंट्रल सिटी अमेरिका में, और ये बैंगलोर इंडिया में। टू डेवलप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। इन लोगों ने ई कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब क्योंकि दो अलग अलग देशों में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो क्या पहले हुआ, पहले प्रोसेस क्या फॉलो किया, पहले उन्होंने ड्राफ्टिंग करी। जो स्टार लैब की, ये स्टार लैब है, इसकी लीगल टीम ने ड्राफ्ट किया एक कॉन्ट्रैक्ट और उसे ईमेल कर दिया किसको, स्टार्क इंडस्ट्रीज को, स्टार्क इंडस्ट्रीज को। अब रिव्यू हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू किया स्टार्क इंडस्ट्री ने, अपने सजेशंस बताए कि भैया ये ऐसे ऐसे चेंज होना चाहिए। और ये काम तब तक कंटिन्यू हुआ, तब तक जब तक कि दोनों पार्टीज, जो ये स्टार लैब्स है और जो ये स्टार्क इंडस्ट्रीज है, दोनों एक बात पे कंसेंसस या फ्रीडम नहीं हो गया। तो जो बातें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के असेंशियल्स, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए चाहिए सेक्शन 8-10 के अंदर, वो इसमें भी चाहिए, चाहे वो ई कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। फिर दोनों के डिजिटल सिग्नेचर हो, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट है ना। जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बना वो अपलोड कर दिया गया ई कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, जैसे डॉक्यूसाइन जैसे हमारे पास होता है, जैसे एन एग्जाम्पल अपलोड कर दिया। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है दोनों ही कंपनीज के, उन्होंने सिग्नेचर कर दी है, लेट्स से, ठीक है, डिजिटली साइन कर दिया। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना, दोनों कंपनी ने रिसीव किया, स्टोर किया उसकी साइंड कॉपी को, क्योंकि जैसे मान लेते हैं जब मैं लेट्स से एक्स कंपनी के साथ जॉब करने गई, तो मेरे लिए जितना ये ऑफर लेटर या ये कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इस कंपनी के लिए भी है। ऐसे ही स्टार लैब्स और स्टार्क इंडस्ट्रीज दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उन्होंने पहले ड्राफ्ट किया, दोनों ने एक बात पे ओके किया, फिर डिजिटली साइन किया, कंफर्मेशन करके अब इस डॉक्यूमेंट को स्टोर कर लिया है, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, बिना किसी जोग्राफिकल, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में बैंगलोर में बैठे हैं, यहाँ तो भी कहीं पे, है ना। और अमेरिका के अंदर, इधर इधर नो अमेरिका में हम कहाँ है, अमेरिका किधर हुई, इंडिया यहाँ पे है ना, वेस्टर्न, इधर अमेरिका में कहीं तो भी कुछ तो कंपनी है स्टार लैब्स, उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ कर लिया है लॉजिस्टिकल डिलेज के बिना, क्योंकि यहीं पे बना, डिजिटली ओके हुआ, यहीं पे ही साइन हुआ, यहीं पे ही स्टोर हो गया, एंड एवरीथिंग गेट्स गोइंग। ये है हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट का फायदा। यहाँ पर स्पीड है, कन्वीनियंस है, लीगली वैलिड भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इको फ्रेंडली भी है। पेपर वर्क भी नहीं हो रहा, कुछ प्रिंटिंग या मेल कॉस्टिंग भी नहीं दिख रही, लीगल वैलिडिटी, क्योंकि दोनों के सिग्नेचर ऑब्टेन हो गए हैं अपन के पास, जो भी स्टार्क इंडस्ट्रीज और स्टार लैब के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साइन हो गया है किसी भी लोकेशन से, बैंगलोर और सेंट्रल सिटी का हमने एग्जाम्पल लिया, और रियल टाइम नेगोशिएशन है, जिसकी वजह से थिंग्स गेट गोइंग विद फ्लैश, इसलिए मैंने फ्लैश का एग्जाम्पल लिया है ना। यूजिंग जब आप ई कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि हमने स्टार लैब और स्टार्क इंडस्ट्री के बीच में देखा है, यहाँ पे चीज़ें एफिशिएंटली भी हुई और सिक्योरली भी स्टार्ट हो पाई, ग्लोबल एंगल को भी केटर करते हुए। यस, तो हम क्या बोल रहे हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेपर बेस्ड नहीं है, जो पेपर बेस्ड नहीं है।
बस इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली स्पीडी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज के लिए किया जाता है, जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ एकदम पांचों पॉइंटर्स ड्राफ्टिंग से लेके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने तक हमने पूरी कहानी स्टार लैब और स्टार्क इंडस्ट्री से एकदम ढिंचैक क्लियर कर ली है। yes ये दे आर बेस्ट मेड बिटवीन पार्टीज, जो डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में हैं लोग, है ना। डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल दे नीड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ पार्टी, इवन दो बोथ द पार्टीज आर सिटिंग माइल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में स्टार्क इंडस्ट्रीज और स्टार लैब के बारे में देखा। जो ये in this proliferating world, it is the most convenient method to enter into a contract बिना physically exhaust हुए। मतलब आज इतना फास्ट है ज़माना और सब इतना दूर दूर भी है, आज आप दूसरों के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे हो और ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ बैंग ऑन। यस, सेक्शन 10A आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 का स्टेट करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना। जब तक वर्ल्ड इंटरनेट का दौर नहीं आया था तब तक हमें कुछ आईटी एक्ट जैसी चीज़ नहीं चाहिए थी, है ना। बट जब इंटरनेट का दौर आया तो हमारे पास क्योंकि इंटरनेशनली चीज़ें होने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें होने लगी, तो हमारे को उसके लिए भी एक स्पेसिफिक एक्ट की ज़रूरत पड़ी। ओके, आईटी एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, फाउंडेशन में कभी आएगा फ्यूचर में तो हम पढ़ेंगे, इंटर में भी नहीं है। हो सकता है फाइनल या फिर जब तक आप इंटर में पहुंचे कुछ रिव्यू एटसेट्रा हो जाए, सिलेबस में चेंजेस हो जाए, वी डोंट नो। तो फाउंडेशन में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको कमेंट कर सकती हूँ। ओके, तो आईटी एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ई कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आईटी एक्ट आने की वजह से क्या चेंजेस हुए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कम्युनिकेशन जो भी प्रपोजल का, ऐसे मेरे से आप ये पेन खरीदे के लेट्स से मैं बैठी हूँ, या स्टार्क इंडस्ट्रीज और स्टार लैब का जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ पे एक प्रपोजल गया, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। ओके, या फिर मान लेते हैं प्रपोजल रिवोक हो गया, मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं करने वाले हैं, या फिर जैसा भी कहानी है, वट एवर मे बी द केस, जैसे भी करा है उसे एक्सप्रेस जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिकली किया है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू करा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स, such contract shall not be deemed to be unenforceable। क्योंकि हम बोल रहे हैं क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम अनएनफोर्सेबल कर देंगे, नहीं, वेरी मच एनफोर्सेबल। चाहे ऑनलाइन हुआ है ना, सेक्शन 10 की तो सारी बातें मान रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और आईटी एक्ट सेक्शन 10A भी यही बोल रहा है कि क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन एटसेट्रा जो है इलेक्ट्रॉनिकली हुई है, तो उसे हम अनएनफोर्सेबल नहीं मान लेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली हुई है। इट इज़ फाइन, इलेक्ट्रॉनिकली भी हुई है तभी भी वो एनफोर्सेबल उतना ही है, जैसे कि प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल होकर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली हो रहा था, वैसे ही ई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ओके, वेरी वेल। फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, सिग्नेचर फ्रॉम बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड, दोनों पार्टी को साइन करने पड़ेंगे, चाहे वो स्टार लैब हो या फिर स्टार्क इंडस्ट्रीज हो। सिग्नेचर तो दोनों के होने पड़ेंगे, तभी तो उसे हम लीगली वैलिड करेंगे ना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिफाइंड बाय आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 2P as the authentication of electronic record by subscriber by the means of electronic technique specified in second schedule। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे सिग्नेचर को हम वैलिड मानेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आईटी एक्ट में मेंशन करा हुआ है। बस इतनी सी बात हमें याद करनी है। क्या बोलना है, जैसे हम नॉर्मली साइन करते हैं कागज पर, वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसकी वैलिडेशन सही होने के लिए या वैलिडिटी मानने के लिए कि यस ई सिग्नेचर भी वैलिड है, उसे आईटी एक्ट में जैसे बता रखा है वैसे होना चाहिए अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3A सेकेंड शेड्यूल के। Am I clear to everybody? Easy, easy मेरे प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, बस धीरे धीरे दिल में उतारना है।
ठीक है। अब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है आईटी एक्ट का कि कोई भी लॉ that where any law requires any information or any other matter to be authenticated by affixing a signature or any document signed or bearing the signature of any person, then such requirement shall be deemed to have been satisfied. अगर ई सिग्नेचर हो गए हैं और सिग्नेचर की जरूरत थी किसी भी एक्ट के अंतर्गत, चाहे वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, ठीक है, कहीं पे सिग्नेचर की जरूरत है तो ई साइन भी वैलिड है उतने ही आईटी एक्ट के अंतर्गत जैसे नॉर्मल साइन वैलिड होते हैं। ऐसे सेक्शन 5 ऑफ आईटी एक्ट बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेव सर्व्स द सेम पर्पस, जैसे कि एक नॉर्मल सिग्नेचर कर रहा है वैसे ही सेम पर्पस के लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर भी करेगा। ओके जैसे कि हैंड रिटन सिग्नेचर सॉल्व कर रहा है पर्पस, वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर भी करेगा। सेक्शन 85 क्या बोल रहा है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारे पास, states that as far as digital signature is concerned, the courts presume that the information in that certificate is true and correct. कोर्ट ऑफ लॉ उसको ओके मान रहा है तो आप और मैं कैसे मना कर सकते हैं? अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 85। तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 पढ़ा, 3A पढ़ा, सेकेंड शेड्यूल पढ़ा और 5 पढ़ा ऑफ आईटी एक्ट, यस, और सेक्शन 10A भी पढ़ा ऑफ आईटी एक्ट और सेक्शन 85 पढ़ा इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर मैं तीनों स्लाइड्स पीछे दिखाती हूँ आपको तो हमने इन्हीं के बारे में बातें करी हैं। शुरू करी थी 10A से आईटी एक्ट की, ओके, फिर हम सेक्शन 2P में देखा हमने सेकेंड शेड्यूल, 3A, सेक्शन 5 देखा आईटी एक्ट का और अभी अभी हमने सेक्शन 85 देखा इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये सेक्शंस कोशिश करेंगे रेलेवेंट एक्ट के साथ हम अपने दिल में उतारते चले जाएं। ठीक है जी, आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पर सब बातें समझ में आ रही है। अगर पार्टी इशू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, आई होप ई कॉन्ट्रैक्ट समझ आ चुका है। जस्ट इन केस कोई यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, पॉज द वीडियो है, थोड़ा सा पीछे जाओ, बहुत लंबी क्लास नहीं हुई है, जस्ट अभी 12 मिनट की क्लास हुई है, अब थोड़ा सा पीछे जाइए, उसको रिव्यू कीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, अपने दिल में बातें उतारिए और फिर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की बातें अब हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास प्रपोजल और प्रपोजर या प्रोमिजर और प्रोमिजी होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ओरिजिनेटर और अड्रेसी होता है, जिससे जो सेंड करता है, जो बेसिकली प्रपोज कर रहा है, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दिलवा दूंगा, अगर ये बात जो बोल रहा है वो ई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है, चाहे बना रहा है, चाहे जनरेट कर रहा है, चाहे स्टोर कर रहा है, चाहे भेज रहा है इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज के थ्रू, है ना, किसी और बंदे को, एंड डज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनेटर, इससे चालू हुआ है, ओरिजिनेट से हुआ है। एड्रेसी को है ना, जिसे भेजा जा रहा है, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दिलवा दूंगा, जो रानी है बनने वाली है उसको जो भेज रहे हैं वो एड्रेसी है, जिसको आप इंटेंड कर रहे हो, जो ओरिजिनेटर इंटेंड कर रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं भेज रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली जिसे रिसीव हो जाए, है ना, उसे इलेक्ट्रॉनिकली उसे बोलेंगे एड्रेसी, और इसमें भी इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं होता है एज पर आईटी एक्ट 2008। एम आई क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं 1 मिनट पानी पी लेती हूँ, तब तक आप इसे पढ़िए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं जो हमने पार्टीज ओरिजिनेटर और एड्रेसी बोला, वो हम उसको हमने चार्ट फॉर्म में देख लिया, अब कंटेंट में भी देख लेते हैं। ओरिजिनेटर सेक्शन 2ZA में बता रखा है, सेक्शन अपन नहीं याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन 2 तक याद कर लेंगे, ZA नहीं भी होगा तो फाइन है। आईटी एक्ट 2008 में हमको बता रखा है ओरिजिनेटर वो बंदा है जो कि सेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर करना है, ट्रांसमिट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंट, जनरेटेड, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पर्सन, बट क्या इंक्लूड नहीं होता है? इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं होता है। In present context, the person who initiates the process of making an e-contract to send it to another party, जो भेज रहा है, ठीक है, एड्रेस ही वो जिसे भेजा जा रहा है। ऐसा भी सेक्शन 2 में बता रखा है, ये ZA में बताया हुआ है, A
2ZA और ये 2B में बता रखा है, ठीक है। ये बंदा जिसको मिल रहा है, अगेन यहाँ पर इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पुराने एग्जाम्पल की बात करूं, स्टार लैब जो है ना, स्टार लैब इज ओरिजिनेटर, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था और भेजा था, इन्होंने देखकर अपनी ओके ओके फाइन एक्सेट्रा किया था। तो यहाँ पर एड्रेसी कौन है? एड्रेसी इज स्टार्क इंडस्ट्री। स्टार लैब्स ड्राफ्ट्स एंड सेंड्स एन ई कॉन्ट्रैक्ट टू स्टार इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जिन्होंने बनाया वो कौन है? ओरिजिनेटर। जिन्हें बताया, भेजा गया, कम्युनिकेट किया गया, वो एड्रेसी हो गए। यस, तो 3 कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हाउ मेनी? 3। अब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कॉमन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रैप, श्रिंक रैप, ब्राउज रैप, shrink wrap and click wrap. Okay, browse wrap agreements is intended to be binding on the contracting party by the use of website. जब आप किसी को बाइंड कर रहे हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, वो वेबसाइट के थ्रू ही करना है, तो वो ब्राउज रैप हो जाएगा। ऐसे हम क्या ब्राउजिंग कर रहे हैं, www. Yes, such contracts are usually used by websites wherein the continued use of website by a user is deemed to be acceptance. अगर कोई continuously वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसे मान लेंगे, हम उसे मान लेंगे कि वो एक्सेप्ट कर लिया है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओके है, उसकी पॉलिसी जो बोल रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन वो ओके है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ये हमारे राकेश जी, ओके, राकेश एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, ओके। मेक माई ट्रिप एक पॉपुलर ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट है। सिनेरियो क्या है? राकेश जो है उसे घूमना पसंद है और बहुत बार मेक माई ट्रिप का वो इस्तेमाल करता है फ्लाइट्स बुक करने के लिए, होटल्स बुक करने के लिए, वेकेशंस बुक करने के लिए। एक इवनिंग उसने डिसाइड किया कि वो ब्राउज करेगा मेक माई ट्रिप को फॉर हॉलीडे पैकेज, ताकि वो माउंटेन्स जा सके। ये सिनेरियो है। तो अगर मैं इनिशियल विजिट के बारे में बात करती हूँ, राकेश ने लैपटॉप खोला, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे गया, एट द बॉटम ऑफ द होम पेज एक स्मॉल लिंक थी जिसमें लेबल कर रखा था टर्म्स ऑफ यूज, विच ही डजंट क्लिक ऑन, उस पर क्लिक नहीं करता है। ही स्टार्ट्स ब्राउजिंग द वेबसाइट्स और कोई अच्छी सी डील देखने लगता है। अब इम्प्लिसिट अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? विदाउट रीडिंग द टर्म्स ऑफ यूज, राकेश ने एक हॉलीडे पैकेज बना लिया, मतलब बुक कर लिया, पेमेंट कर दी, उसकी बुकिंग कंप्लीट भी होगी, बट उसने रियलाइज नहीं किया, ही डजंट रियलाइज इट by using the website and making the booking, he is implicitly agreeing to make my trips ब्राउज रैप अग्रीमेंट। उसने ओके जब मतलब इम्प्लिसिटली, चाहे उसने टिक नहीं भी किया था, उसने यूज ऑफ अग्रीमेंट जो अपने पीछे पढ़ा है ना, टर्म्स ऑफ यूज, चाहे उसने क्लिक नहीं भी किया था, ओके, बट ही समहाउ, बिकॉज आपने ब्राउजिंग करते हुए इंफॉर्मेशन दे रखी थी, आपने नहीं, एज राकेश ने नहीं किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली अग्री कर लिया है मेक माई ट्रिप के ब्राउज रैप अग्रीमेंट को। टर्म ऑफ यूज, लेट्स से मेक माई ट्रिप की जो टर्म ऑफ यूज थी, विच राकेश डिडंट रीड, कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, डिस्प्यूट होगा तो कहाँ रिजॉल्व होगा, डेटा प्रिवेसी एटसेट्रा। द टर्म स्टेटेड दैट बाय कंटिन्यूइंग टू यूज द वेबसाइट, यूजर ऑटोमेटिकली अग्री कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट थी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई थी, अब आपने नहीं पढ़ी, इसमें वेबसाइट की या मेक माई ट्रिप की कोई गलती नहीं है। A few months later, मेक माई ट्रिप ने कुछ अपडेट किए अपने टर्म्स ऑफ यूज को, to include new arbitration clause. They post the revised terms on the website, but don't notify the user directly. अब यूजर को नोटिफाई नहीं किया, तो अब राकेश जब दोबारा गए वेबसाइट पे, दोबारा फ्लाइट
बुक करने के लिए, उनको नहीं पता है अपडेटेड टर्म्स क्या है। बाय कंटिन्यूइंग to use the website, Rakesh is deemed to have accepted the new terms, including the arbitration clause. अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं गई थी तब तक कोई बात नहीं थी, बट जैसे ही वेबसाइट पे आप फिर चले गए, फिर लिखा होगा नीचे, फिर ही आपने उस पर क्लिक करके नहीं माना कि हमने जो पहले ऐसे था तो फिर ऐसे ही होगा, आप अज्यूम नहीं कर सकते। और अगर आप कर रहे हैं तो हम भी अज्यूम कर रहे हैं कि आपने पढ़ लिया होगा, हमको क्या पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मेक माई ट्रिप बोलेगा मैम को क्या पता, हमने तो अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ना, जो भी टर्म्स पॉलिसीज एटसेट्रा है आपने नहीं पढ़ी। हम कैसे उस बात को मान लें कि आपने नहीं पढ़ी है, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, है ना। हम मेक माई ट्रिप बोल रहे हैं मैंने जब ब्राउज पे डाल दिया, जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया तो मेरा तो ब्राउज रैप अग्रीमेंट चालू हो गया। यस, ब्राउज रैप अग्रीमेंट चालू हो गया। ओके, अगर डिस्प्यूट होता है, यहाँ पे लड़ाई होती है, तो जो राकेश हॉलीडे पैकेज हैज सम इश्यूज विद द होटल बुकिंग, लेट्स से उन्होंने मेक माई ट्रिप को बोला रिफंड बोलो, बट देयर इज अ डिसएग्रीमेंट ऑन रिफंड प्रोसेस। मेक माई ट्रिप points to updated terms of use which now includes arbitration clause। arbitration क्या, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। राकेश मस्ट रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन रादर देन गोइंग टू कोर्ट, बिकॉज ऐसा ही लिखा हुआ था, आपने नहीं पढ़ा, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लीगल बाइंडिंग क्या है, बिकॉज ऑफ ब्राउज रैप अग्रीमेंट, यहाँ पे मेक माई ट्रिप को प्रिविलेज मिल जाएगी, मेक माई ट्रिप को एडवांटेज मिल जाएगी। Rakesh is bound by the updated terms of use even though he didn't explicitly, जबकि उन्होंने explicitly agree भी नहीं किया था changes को। His continued use of the Make My Trip website, browse मतलब website, ब्राउज रैप अग्रीमेंट बोले तो वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्टेंस यहाँ पर हमारे दिख रहा है। तो की पॉइंट्स क्या हमें दिखी, विजिबिलिटी, द टर्म्स ऑफ यूज आर एक्सेसिबल, एक लिंक के थ्रू, टिपिकली जो कि बॉटम पे मिलती है किसी भी वेब पेज के, कोई एक्सप्लिसिट एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूजर ने एक्सप्लिसिटली कुछ क्लिक भी नहीं किया है, कोई बटन भी अग्री का नहीं दबाया है, बट क्योंकि वो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने पढ़ लिया है और वो अग्री कर रहे हैं। अपडेट्स एंड रिविजन, अगर कुछ अपडेट हुआ है और उसके बाद आप वेबसाइट यूज करो तो हम उसे ऑटोमेटिकली मान लेंगे एप्लीकेबल है, कि आपने उसको भी पढ़ लिया होगा, चाहे नोटिफिकेशन गई हो या नहीं गई हो, अगर वेबसाइट पे है तो हम उसे मान लेंगे ऐसा ही है। ओके, एनी क्वेश्चंस ब्राउज रैप अग्रीमेंट पर, एनी क्वेश्चंस? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप नोट्स को गो थ्रू कीजिएगा, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप सीएम में लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी, नोट्स को आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी जुड़ सकते हैं। ओके, now let's move to the next kind of e-contract, that is shrink wrap contract। shrink wrap contract ये एक लाइसेंस अग्रीमेंट है जहां पे जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो कस्टमर पे एनफोर्स हो जाते हैं जैसे ही पैकेज आपने ओपन किया, जैसे ही आपने पैकेज ओपन किया वैसे ही आप पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के वो एनफोर्स हो जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट गाइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी लाइसेंस अग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड है और जैसे ही आपने खोल दिया पैकेज वहां पे आपके ऊपर श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जनरली जब आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सामान खोल रहे हैं, जैसे आपने मान लेते हैं कोई एंटीवायरस लिया, जैसे आपने उसे खोल लिया हम उसे मान लेंगे कि आपने इसको परचेज कर लिया, अभी वापस नहीं हो सकता है। Okay, the license agreement identifies the user for any copyright or intellectual property right violation of the manufacturer as soon as the buyer opens the packet। Okay, इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं
आपने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस परचेज करी, परचेज नहीं करने की जरूरत, क्योंकि फाउंडेशन में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर डाल रही हूँ, है ना। अगर मान लेते हैं आपने मेरे से यही लाइसेंस लिया होता और अगले एक बार अपने लैपटॉप में आपने डाउनलोड कर लिया, लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया, उसके बाद अगर कुछ भी कॉपी या कुछ भी एटसेट्रा होता है, उसको कुछ भी नेगेटिव होता है, कॉन्ट्ररी होता है टू व्हाट इट इज रिटन इन द लाइसेंस, है ना, तो आप उसके लॉ के अंतर्गत उस वायलेशन में पहुंच जाएंगे कि आप जो बोला गया उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे ये हमारे बैरी भाई साहब हैं, बैरी एलन, आई एम द फास्टेस्ट मैन अलाइव, हाँ, फ्लैश, ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंपनी है स्टार लैब्स। बैरी को न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल चाहिए, okay, for his work. He decides to purchase a software package from Star Labs, a well-known software company, from a local electronic store. Okay. अब बैरी गया इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, उसने फिजिकली पैकेज लिया एक डेव टूल प्रो का, ओके, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है स्टार लैब्स का। जैसे हमारे पास LG का फ्रिज है, उस तरीके से ये कुछ टूल प्रोडक्ट है फ्रॉम स्टार लैब्स। The package is sealed with a shrink wrap plastic. Okay, अब shrink wrap agreement क्या है? The package, on the packaging there is a notice that state, जैसे ही आपने इस पैकेज को खोल लिया, by opening this package you agree to the terms and conditions of the enclosed license agreement. मतलब बेसिकली जैसे ही खोल दिया वैसे ही हम ऐसा मान लेंगे कि आप इस जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस लाइसेंस में लिखी गई है, जो भी वट एवर टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, इसे आप मानोगे। इसे ही हम बोलते हैं श्रिंक रैप अग्रीमेंट, इसी को ही हम बोलते हैं श्रिंक रैप अग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे श्रिंक रैप वैसा श्रिंक नहीं है जो आप खाने पे लगाते हैं, इट्स जस्ट अ वर्ड फॉर रेफरेंस। यस, पैकेज ऐसे समझो, पैकेज जैसे ही खोला मान लेंगे कि आप सारे लाइसेंस, सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानोगे, फॉलो करोगे। ओके, जैसे ही आपने पैकेज खोल दिया, व्हेन बैरी गेट्स होम he opens the shrink wrap packaging to install the software. Inside he finds a printed license agreement detailing the terms and condition, जो भी dev tool और pro सॉफ्टवेयर है जो कि स्टार लैब ने बना रखा है। अब टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कॉपीराइट नहीं कर सकते, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी भी तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इंडेमनिफिकेशन क्लॉज कि अगर तुम्हारी वजह से कुछ हमारा को नुकसान हुआ तो वो भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था। ओके, अगर जो उसे बैरी यूज कर रहा है और उसकी वजह से स्टार लैब को कोई नुकसान होता है तो बैरी को यहाँ पर कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जैसे ही उसने ओपन करा ये श्रिंक रैप पैकेजिंग, वैसे ही ऐसा मान लिया जाएगा कि बैरी ने ये स्टार लैब के डेव टूल प्रो, जो व्हाट्सएवर इज अ सॉफ्टवेयर टूल, जैसे ही ओपन किया ऐसे मान लेंगे स्टार लैब के टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर रहा है बैरी। यूजिंग द सॉफ्टवेयर बैरी इज डीम्ड, मान लेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे वो लिमिटेशन हो, चाहे इंडेमनिफिकेशन वाला क्लॉज हो। दिस इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मान लेते हैं, वैसे ही श्रिंक रैप अग्रीमेंट चलता है, वैसे ही श्रिंक रैप अग्रीमेंट चलता है। खोला, मान लिया कि आपने अग्री कर लिया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्यूट अगर आता है, सपोज बैरी को बाद में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा सॉफ्टवेयर में और उसे ऑनलाइन शेयर कर दिया, जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गई जो थर्ड पार्टी की, तो सॉफ्ट सोल्यूशन पॉइंट्स टू इंडेमनिफिकेशन, एक्चुअली सॉफ्ट सोल्यूशन यहाँ पे नाम गलत लिखा है, नाम यहाँ पर अपन अपन बैरी वाले ही लेते हैं, क्या है, क्या हो जाएगा, स्टार लैब्स, है ना। स्टार लैब का जो भी वो टूल था
है ना, जैसे उसने ओपन किया था, अगर उसने कॉपी करा या कुछ भी मॉडिफिकेशन करा, इंटरनेट पे मिल गया, तो अब वो इंडेमनिफिकेशन क्लॉज के अंतर्गत स्टार लैब को पैसे देने पड़ेंगे इस बैरी को, ठीक है, बैरी एलन को, फ्लैश, ओके। लीगल बाइंडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द श्रिंक रैप अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफर है, पैकेजिंग लिखी है लाइसेंस की, एक्सेप्टेंस है जैसे आपने ओपन किया, ठीक है, और कंसिडरेशन भी है, पैसे तो दिए होंगे ना बैरी ने, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट है और एनफोर्सेबल, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, की पॉइंट्स क्या है? विजिबिलिटी, जो टर्म्स है कंडीशंस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए एक प्रॉपर नोटिस के थ्रू, जैसे यहाँ पर लिखा था, अगर आपने इसको ओपन कर लिया, बाय ओपनिंग लिखा हुआ था ना यहाँ पे, बाय ओपनिंग दिस पैकेज यू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि लिखा हुआ था भाई, आपने ओपन कर दिया, इसको मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। यस, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, क्योंकि आपने पैकेज ओपन कर लिया, यूज कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट यू हैव टू अबाइड बाय व्हाटएवर इज रिटन। और लीगल फ्रेमवर्क 18 ICA 1872 से रिकॉग्नाइज भी करता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और हम एक्सेप्टेंस के बारे में तो डिटेलिंग पढ़कर आए हैं। यस, एंड द लास्ट टाइप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट इज क्लिक रैप और क्लिक थ्रू द अग्रीमेंट। ऐसे कभी कभी ऐसे बॉक्स बनना होता है ना, आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आपने इसको टिक लगा दिया, वैसे आपने इसको टिक लगा दिया, वैसे आप बाइंडिंग हो गया अग्रीमेंट। ये तो सबसे इजी है, क्लिक वाला इजी है, हमने ब्राउज वाला समझा वेबसाइट पे, जैसे मैंने राकेश का एग्जांपल दिया था मेक माई ट्रिप वाला, और बैरी वाला एग्जांपल दिया मैंने, जैसे ही पैकेट खोला। तो एग्जांपल्स मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपको वो कंसेप्ट रिलेट करने में एग्जाम में आसानी रहे। Yes, requires click wrap or click through agreement requires the user to manifest his consent or assent to the terms and condition जो कि लाइसेंस को गवर्न कर रही है यूसेज को, बाय क्लिकिंग ओके और आई अग्री बटन। डायलॉग बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे किसी तरीके से, आई अग्री, एक्सेप्ट, जो भी व्हाट्सएवर इट इज जैसे दे रखा होगा, आपको बेसिकली उस पे डायलॉग बॉक्स में जाके अपना कंसेंट देना होगा। अ यूजर मे चूज टू डिसएग्री, या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है कैंसिल करके, या फिर विंडो क्लोज कर दे कि नहीं मैं तो नहीं अग्री करता। सच अ यूजर विल नॉट बी एबल टू बाय, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं किया, एक ऑफर तो बस उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिला। जब आप टिक लगा रहे हो एक तरीके से आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। ये जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई डाउनलोड कर रहे हो सॉफ्टवेयर, कोई ईमेल अकाउंट बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल, अनलाइक द श्रिंक अग्रीमेंट where the terms of the agreement are hidden inside the box, in case of click wrap agreement all the terms and conditions are accessible prior to acceptance। आप सब पढ़ते हो, रीड ऑल, ऐसे कैसे मान लो ऐसे डॉट डॉट लग रखा होगा या रीड ऑल दे रखा होगा, वैसे बहुत सारे हैं, तो पहले इस पर क्लिक करोगे, पूरा पढ़ोगे, तभी तो ये एनेबल होगा, अदरवाइज तो डिसेबल्ड ही रहेगा ये बॉक्स। इसी तरीके से होता है, आप इंटरनेट पे जब भी कुछ यूज कर रहे होते हो, या तो उसी विंडो में या फिर हाइपरलिंक में, जैसे मैंने बोला कि रीड ऑल में नीचे जाके आप देखोगे और फिर रीड कर लोगे, उसके बाद ओके करोगे, तो ये 3 तरीके के आपके पास रहे ई कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से? ब्राउज रैप, यस, हमने ब्राउज ऐप पढ़ा, श्रिंक रैप पढ़ा, और जस्ट अभी क्लिक और ऐप पढ़ा। यस, ये 3 तरीके के आपके पास ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड विद दिस आपके ई कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स तो हो गए खत्म, हम पढ़ लेते हैं वैलिडिटी। जैसे कि सेक्शन 10 के अंतर्गत वैलिडिटी रिक्वायरमेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने की, उसी तरीके से ई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ट्रेडिशनल अग्रीमेंट को चाहिए होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, अकॉर्डेंस रिकग्निशन कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, बंद का कंपीटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए, जो भी हमने सेक्शन 10 के अंदर पढ़ा है वो सारी बातें अगर इसमें भी हैं तो ई कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। दस नथिंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोहिबिट्स द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स इफ सच एग्रीमेंट्स possesses all the essentials of valid। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल्स हैं, अगर ई कॉन्ट्रैक्ट में भी है, वेरी मच वैलिड है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और हमने सेक्शन 2
P, Section 5, Section 3, 3A, सेकेंड शेड्यूल IT एक्ट का पढ़ा है ऑलरेडी। पीछे रेलेवेंस देखा था, सेक्शन 85 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी देख कर आए हैं हम। यस और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, यस ऑल ऑफ इट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। जो बातें हम सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ के हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो भी वैलिड है। सिंपल। ओके, फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी है, कंसेंसस एटीरियम एटसेट्रा एटसेट्रा वो तो है ही, बट अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। yes generally there is no scope for negotiation on e-contract and it is usually या तो ले लो या तो छोड़ दो। इंडियन कोर्ट्स हैव डेल्ट विद इंस्टेंसेस जहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो नेगोशिएट करी गई हैं, wherein one party to the contract was in unfair dominant position and have held unfair contracts। तो अगर आप डोमिनेंट पोजीशन में हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 हम पढ़ के आए हैं। कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन सब पढ़ के आए हैं अपन, है ना। इन सब केसेस में अवॉइडेबल है। तो इस तरीके से अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या कोर्ट्स में एक्चुअली में केसेस देखे, वैसे तो टेक इट इन और लीव इट होते हैं जनरली, कम ई कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, बट कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन है डोमिनेंट पोजीशन में तो अगेन वो वाइड के हिदायत दिए जाएंगे जहाँ पे भी अनफेयर है। ओके एक LIC इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, द सुप्रीम कोर्ट के पास गया था एक केस। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे would be no occasion for a weaker party to bargain as to assume have equal bargaining power. He has either to accept or leave the service. His option would be either to accept the unreasonable unfair terms or forego the service forever. मतलब यहाँ पे अगेन कहीं ना कहीं जबरदस्ती आ गया, अंडी इन्फ्लुएंस आ गया, क्योंकि अनफेयर थे जो टर्म्स एंड कंडीशन थे। जैसे दिखा रहा था इक्वल है बट इक्वल नहीं था, तो या तो उसको इस अनफेयर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या छोड़ ही देना पड़ेगा। या इस तरीके से मान लो एक बहू है जो अपने ससुराल में प्रताड़ित करी जा रही है, अगर उसको अपनी शादी चलानी है तो सब कुछ सहना पड़ेगा, वरना तो बाय टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं करने की बात कर रहे हैं। जो उनके शोहर हैं, हस्बैंड हैं, पति देव हैं, ठीक है, तो ये उसी तरीके से हो गया। अगेन दैट्स रॉन्ग हैपनिंग टू दैट बहू, राइट। सिमिलरली इस कम जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एंटिटी, जो भी पर्सन इस ई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है जहाँ अनफेयर पोजीशन होने की वजह से अनफेयर चीज़ें कर रहे हैं उसके पास, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो टेक है तो लीव है, टेक और लीव इस तरीके से सिचुएशन हो रही है ई कॉन्ट्रैक्ट में भी। हमारे इस LIC इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वाइड किया जा सकता है। यस इजी इजी मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, अब चलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं इस टॉपिक के लिए आपके पास लेकर आई हूँ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहाँ आप जब भी राइट, जब भी आपकी कोई राइट है, कोई हक है, या कोई ऑब्लिगेशन बोले तो कोई ड्यूटी है, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, खत्म हो गया, दोनों पार्टी का अपना अपना काम खत्म हो गया। ओके कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया, टर्मिनेट हो गया, या अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। किस तरीके से कर सकते हो डिस्चार्ज? या तो परफॉर्म करके, या फिर अग्रीमेंट नोवेट हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, रेमिशन हो सकता है, वेवर हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम खत्म हो गया। डिस्चार्ज बाय लॉ हो सकता है, किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई बंदा अनऑथराइज है, चेंजेस नहीं कर सकता, मर्जर हो गया, लॉ ही बदल गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, पहले था कर सकते थे अब नहीं कर सकते हैं, या ब्रीच हो गए। अगर मैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस बोलती हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली अटेम्प्टेड दोनों आ सकता है। स्विगी वाला मैंने एग्जांपल दिया था, एक्चुअल अटेम्प्टेड मैंने बोला था मैं दोबारा बताऊंगी, वहाँ पर हमारे पास फिर से एग्जांपल आएगा, मैं फिर से एग्जांपल लाई भी हूँ आपके लिए, बट हम एक बार ऑलरेडी एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक्चुअली में आपने खाना ऑर्डर किया, हमने आपको पता पहुँचा दिया, आपने ऑर्डर किया, हमने बनाया, आपके पास मैसेज पहुँचा, हम पहुँच गए आपके घर के बाहर, आप बोल रहे मैं तो ट्रैफिक में फंसा हुआ, मैं पहुँच नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किया था, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपको पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे। ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था ना। चलो एक भाई
आगे थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। आपने अपना काम कर दिया, खत्म। यहाँ पे स्विगी और रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी खत्म। एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, जब आपने ऑब्लिगेशन जो आपको दी गई थी, जो भी आपकी ड्यूटी थी, वो आपने फुलफिल कर दी है, जैसे भी टर्म्स ऑफ कंडीशन बता रखा था। ऑफर फॉर ऑफ परफॉर्मेंस या इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटेम्प्टेड ऑफर को ऑफर फॉर परफॉर्मेंस भी कहलाया जाता है, या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। ओके, जैसे हमने बोला कि हमने अपनी तरफ से खाना, आपने ऑर्डर किया, हमने बना दिया, पैक कर दिया, रास्ते में आके पहुंच गया, पहुंचने वाला है, आपने तब तक भी कुछ नहीं कहा, आप घर के बाहर पहुंच गए हैं, अब आप कह रहे हो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं घर पहुंचे ही नहीं पाऊंगा, तो हम क्या करें भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल देवी और बेन का एग्जाम्पल लेते हैं। नेवर हैव आई एवर, यस। देवी एक होम मेकर है, बेन एक पेंटर है। देवी ने बेन को पेंट करने, अपना रूम पेंट करने के लिए हायर किया, जहां उसे $500 देने थे एक हफ्ते के। अग्रीमेंट हुआ, बेन ने अग्री किया टू पेंट देवीज रूम विद इन 1 वीक, $500। अब बेन ने कंप्लीट कर दिया जैसे कि उसने टाइमलाइन बता रखा था। ओके, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया यहाँ पर? यस, देवी ने इंस्पेक्ट किया और पैसे दे दिए, सेटिस्फाई होने पे $500 दे दिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस बाय बोथ द पार्टीज, देवी बेन, इन्होंने पैसे दे दिए, इन्होंने काम कर हफ्ते के अंतर्गत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, और एक्चुअल परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेसिकली। अब आपको काम, अब अपनी तरफ से आप यू आर डन। यस, मोड ऑफ डिस्चार्ज हो गया ना, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ओके, आइए अब आगे बात करेंगे एक और एग्जांपल की। ये अटेम्प्टेड है ना, या टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। देवी ने हायर किया बेन को कि उसका रूम $500 में देगी, पेंट करना है, एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। बेन ने अग्री किया, एक हफ्ते में कर देगा। जैसे कि डेडलाइन आई, बेन ने पेंटिंग खत्म कर दी, नोटिफाई कर दिया कि उसका काम खत्म हो गया। हाउएवर देवी इज नॉट एट होम एंड डज नॉट आंसर। बेसिकली अटेम्प्टेड कैसे हुआ? बेन पहुंच गया उसके घर में पेंट करने के लिए, बट देवी है ही नहीं घर में, किसके घर को पेंट करे भाई साहब? वो ना तो फोन रिप्लाई कर रही है, ना तो ईमेल रिप्लाई कर रही है। डिस्पाइट बेन्स एफर्ट्स टू कंप्लीट द जॉब, देवी डज नॉट कम टू इंस्पेक्ट और एक्सेप्ट द वर्क। ना तो इंस्पेक्ट किया, ना तो, मान लेते हैं इन्होंने कर भी दिया खत्म, नहीं इंस्पेक्ट नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। Ben's offer to perform the contract, here tender performance is valid, but Devi's refusal to accept or inspect the completed work prevents actual performance being recognized. तो conclusion क्या होगा? Though Ben has attempted to fulfill the part of the contract by completing the painting job, the contract is not fully discharged क्योंकि देवी ने accept नहीं किया परफॉर्मेंस को। या फिर अगेन मैं स्विगी वाला एग्जांपल देती हूँ, है ना, सामान आपने ऑर्डर किया, खाना एक्सेप्ट हो गया स्विगी से, रेस्टोरेंट ने भी एक्सेप्ट कर दिया, सामान बन गया, आपके पास मैसेज आया और हम रास्ते में हैं, घर के बाहर पहुंच गए। अब आप कह रहे हो हम है ही नहीं, तो क्या करें भैया, हमने तो अपना काम कर दिया ना। ऐसे ही बेन ने तो अपना काम कर दिया। अटेम्प्टेड या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस जिसे बोलेंगे, यहाँ पे भी बेन डिस्चार्ज हो जाता है अपना काम करने से। ओके, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट डन है, अब देवी को पैसे देने पड़ेंगे। ये हुआ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, और डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस भी आगे 2 डब्बों में विभाजित है, इसके भी 2 बच्चे हैं, एक है एक्चुअल, एक है अटेम्प्टेड। दूसरा है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट। पार्टीज चाहे तो टर्मिनेट कर सकती हैं, एंड कर सकती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से किसी भी तरीके से, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन और वेवियर। पहले 3 सेक्शन 62 में है और फिर 63 में है। क्या है ये, एक एक आइए कर करके समझ लेते हैं। नोवेशन क्या है? व्हाट इज नोवेशन? ओके, जैसे इसको ऐसे पहले एग्जांपल देखने फिर ऊपर जाएंगे। जैसे राजेश एंड पूजा अग्री टू रिप्लेस देयर एग्जिस्टिंग सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन। इन्होंने एग्जिस्टिंग पहले वाला बंद ही कर दिया ना। क्या हुआ?
हम डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय अग्रीमेंट, नोवेट कर रहे हैं, नया नया नोवेट मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं, इस वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ओके इसलिए पुराना एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मतलब न्यू। Okay, in place of the existing contract is known as novation. It discharges the original contract and the new contract may be between the same parties या अलग अलग parties के बीच में भी हो सकता है. Novation can take place only with the consent of all the parties. अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 3 पार्टी है तीनों को ओके बोलना पड़ेगा, अगर किसी एक भी पार्टी ने मना कर दिया तो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। शुरू से शुरू करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। मान लेते हैं ए ने बी को कुछ पैसे देने थे, ए ओज मनी टू बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी दैट बी शुड एक्सेप्ट सी एज इज डेटर इंस्टेड ऑफ ए, मतलब बोल रहे ए की जगह सी ने देने पैसे बी को, ऐसा मान लेंगे। द ओल्ड डेट ऑफ ए एंड बी कम्स टू एन एंड एंड न्यू डेट फ्रॉम सी हैज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। सो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने बी को कुछ इसने उधार लिया है बेसिकली, सो ही इज सपोज टू गिव दैट मनी, सपोज एक क्रेडिट दिया था। अब ए को कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या बना, ए ने बी को बोला ऐसा है कि अब मैंने नहीं दूंगा तेरे को पैसे, तेरे को सी देगा पैसे। सो इंस्टेड अब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब सी विल पे, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो नोवेशन हो गया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसकी वजह से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया, existing comes to an end. Okay, this was novation. Now let's talk about alteration. Alteration मतलब यहाँ पे एक या एक से ज्यादा टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की बदल दी जा रही है। यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है। इन केस ऑफ नोवेशन पार्टीज भी चेंज हो सकती थी, पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता था। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो सेम ही है। While in the case of alteration the parties remain the same, but टर्म्स एंड कंडीशन बदल गया। जैसे राजेश और पूजा ने एग्री किया द डिलीवरी स्केड्यूल इन देयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बट कीप द रेस्ट ऑफ द टर्म्स अनचेंज। जैसे यहाँ पे राजेश और पूजा ने क्या एग्री किया था कि एग्जिस्टिंग सप्लाई जो है चेंज करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। यहाँ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो सेम रहने देंगे एक्सेप्ट टाइमलाइन चेंज कर देंगे। रेसिशन क्या है, कैंसिल कर रहे हैं सारे के सारे, या कुछ टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। रिसेशन से भी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं राजेश और पूजा ने दोनों ने मिलके कैंसिल कर दिया कि सप्लाई करना ही नहीं है बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, कुछ टोर्नेडो आ गया है, कुछ सुनामी आ गया, समथिंग हैज हैपेंड जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल, दैट ऑल्सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिमिशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। देने थे 100 रुपये, दे रहे 80, चल अच्छा ठीक है 80 तू दे तो सही। Yes, that means what is actually done under the contract. There is no need of consideration for remission. जैसे मान लेते हैं राजेश agrees to accept a lower payment from Pooja for the supplied material due to financial difficulties. पूजा को कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 100 में से 1 रुपये में से 80 पैसे ही आ रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप बैंक को, आपने मुझे पैसे उधार दिए थे, अब मैंने जो पैसे वापस देने थे वो 1 करोड़ थे, बट मेरे पास है ही नहीं 1 करोड़ रुपए देने को, तो मैं तो सिर्फ 76 लाख दे सकती हूँ। ठीक है भाई, भागते चोर की लंगोटी काफी है टाइप्स। यस, जो दे रहे हो वो दे दो। वेवियर मीन्स गिविंग अप, हम चलो छोड़ दिया, फोरगो कर दिया। Certain rights. When a party agrees to give up its right, the contract is discharged. ऐसे राजेश ने डिसाइड किया not to enforce the penalty clause for late delivery. तो चल लगाना तो चाहिए था पेनल्टी, बट चल कोई बात नहीं तो दे दे। A promises to paint a picture of B. B afterwards forbids him to do so. A is no longer bound to perform the promise. और इससे ज्यादा बेटर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल राजेश और पूजा वाला है। ठीक है, ओके, क्लियर है एकदम। सिंटैक, पेंटैक, मिनटैक, लास्ट वाले 2 आपके पास 63 है सेक्शन, ऊपर वाले तीनों 62 है। कौन कौन से थे, हमने नोवेशन पढ़ा, ऑल्ट्रेशन पढ़ा,
रिसेंड कर दिया है ना, रिसेशन किया, परमिशन किया, जो परफॉर्मेंस था उसे नीचे कर रहे हैं, एंड देन वी हैव वेवियर. Yes, I hope it is clear to everybody. ये हुआ डिस्चार्ज बाय, हमने हमने कौन कौन से पढ़ लिए? दो. एक तो पढ़ लिया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, और एक हुआ डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट. डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट के अंदर 5: नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन एंड वेवियर. पहले वाले तीनों 62 है, नीचे वाले तीनों 63 है सेक्शन. ओके, अब बात करते हैं किस तरीके से डिस्चार्ज और हो सकता है. इट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. टाइम खत्म हो गया. हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ परफॉर्मेंस का टाइम होता है, रीजनेबल पीरियड होता है. लेट्स से अगर नहीं बता रखा है तो लैप्स ऑफ टाइम डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन लिमिटेशन एक्ट, हमारे लिमिटेशन एक्ट सिलेबस में नहीं है, बट मैंने इसका रिलेवेंस पहले भी दिया है आपको कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकता अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है तो. यस, वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखा है किसी पीरियड के अंदर जिसमें आपकी राइट्स हैं. आप भैया लीगली तो कोर्ट का सहारा तभी ले सकते हो जब आप विद इन टाइम जा रहे हो. उसके बियॉन्ड जा रहे हो, कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा. अपने आप अगर हो सकता है सेटलमेंट तो अलग बात है. Okay, for example, if a creditor does not file a suit within 3 years of debt, the debt becomes time barred. कोर्ट नहीं मदद कर सकता, लीगल रेमेडी नहीं है. आप कहो कि यार थोड़े थोड़े करके दे दे, प्लीज दे दे, वो मान जाए अलग बात है, बट कोर्ट मदद नहीं करेगा. ऐसे मैंने आपको लिमिटेशन पीरियड के बारे में पहले भी बताया है. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वैसे भी डिस्चार्ज हो सकता है अगर कानून ही मना कर दे. जैसे ये कानून के अंतर्गत किसी की डेथ हो गई है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई ऐसी चेंजेस हुए हैं जो अनऑथराइज्ड है. ओके, या मर्जर हो गया दो कंपनीज का. दीज कैन बी रीजंस. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी डिस्चार्ज हो सकते हो आप. जैसे डेथ बोले तो इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, किसी बंदे का से मेकअप कराना था मुझे, उसी की डेथ हो गई, क्या कर सकते हैं. ओके, डेथ terminates the contract. In other cases, the rights and liability of deceased person will pass on the legal representative. जब तक अगर किसी बंदे की पर्सनल बंदे से ही कराना था तो आप कुछ नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. अदरवाइज वो उस बंदे के पास चले जाएगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. मेरे लैपटॉप में चार्जिंग जा रही है, 1 मिनट दीजिए मुझे. हेलो. या नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी. किसी के पास लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स कम है, तो इंसॉल्वेंसी अगर किसी की हो गई है तो प्रोमिसरी इज डिस्चार्ज, उसकी लायबिलिटी खत्म. अब जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो आईपीसी 2016 के अंदर आप इंटर में पढ़ेंगे, सीएम इंटर में पढ़ेंगे. अनऑथराइज मटेरियल अल्टरेशन हो गया है, जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के बिना किसी कंसेंट के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, बिना किसी, पहले तो कोई भी नहीं कर सकते, और मटेरियल अल्टरेशन कर दिए हैं, ओके, वहाँ पे भी डिस्चार्ज हो गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया था कि मैंने बोला था कि भैया कॉस्मेटिक का सामान नहीं देना, फिर भी क्यों दिया तुमने, खत्म, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म. वो जैसे चेंज कर दिया अमाउंट, पीरियड, डेट, या मैंने एग्जांपल अभी कॉस्मेटिक वाला एग्जांपल दिया. मर्जर, व्हेन इंफीरियर rights of a person under a contract merge with superior rights under a new contract, the contract with inferior right will come to an end. Let's say when where a part-time lecturer is made full-time lecturer, merger discharges the contract of part-time lecturership. मैं पार्ट टाइम पे काम करती है, मैं फुल टाइम हो गई, तो फुल टाइम पे बात करेंगे ना, पार्ट टाइम के अलग पैसे, फुल टाइम के अलग पैसे, ऐसे नहीं होगा. यस, ओके. डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यू फेल्ड टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू. यस, आपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी. ब्रीच brings an end to the obligation created by the contract. Let's say for example, this is the bride, okay, and this is the event manager या वेडिंग प्लानर बोल दो. तो रवि हमारे जो है वेडिंग प्लानर है, और आयशा जो है हमारी ब्राइड है. रवि ने अग्री किया कि वो 2 लाख रुपए के लिए प्लान करेगा वेडिंग, किसकी, ब्राइड की, ये जो हमारी आयशा जी हैं. रवि आया ही नहीं शादी वाले दिन और सर्विसेज दी ही नहीं,
तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया ना। रवि ने अपना काम ही नहीं किया, पैसे कैसे मिलेंगे उसको? बाद में पैसे लेने जा रहा है। अरे भाई साहब, वेयर वर यू व्हेन यू वर सपोज्ड टू डू द थिंग दैट यू वर सपोज्ड टू डू? यस। तो अगर आपने नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी आप डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, इम्पॉसिबिलिटी मतलब हो ही नहीं सकता वो काम। ए एंड बी वांटेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड मैरिज। ए गोज मैड, ही इज इनसेन, कॉन्ट्रैक्ट void। कॉन्ट्रैक्ट void हो गया। अग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल इज void बिकॉज लॉ डज नॉट कंपेल टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स। आप इम्पॉसिबल थिंग्स कर ही नहीं सकती है। डिस्चार्ज। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। खत्म हो गया क्या? आई डोंट थिंक सो। ब्रीच रह गया। एक मिनट दीजिए मुझे, गिव मी अ मोमेंट। ब्रीच तो पढ़ा ही नहीं हमने, गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट मी जस्ट पुल द कंटेंट मेरा बना हुआ है। आइए लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज तो हो गया ब्रीच से, इवेंट मैनेजर अभी डिस्चार्ज तो हो गया, बट व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट? लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। ओके, तो पार्टीज टू जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आया उनको वैसे तो काम करना है जो लिखा हुआ है, ठीक है, बट अगर नहीं करते हैं, व्हाट हैपेंस देन? जो वादा किया था वो नहीं निभाया, देन if the party fails to perform the obligation, जो उसे करनी चाहिए थी, जो ड्यूटी उसे परफॉर्म करनी चाहिए थी वो नहीं करी, he is said to committed a breach। इसलिए ब्रीच बोले तो या तो फेलियर या रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म जो उसने करना था विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज। लॉफुली अगर होता है, मान लें इम्पॉसिबल है, बंदा मैड ही हो गया, क्या कर सकते हैं? अगर इम्पॉसिबल नहीं था और फिर भी आपने अपना काम नहीं किया, जो आपने वादा किया था वो नहीं निभाया, इट इज टैंटमाउंटिंग टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्चुअल ब्रीच हो सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है। पहले एक्चुअल ब्रीच पढ़ेंगे, फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच पढ़ेंगे। एक्चुअल ब्रीच का पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? क्या एग्जाम्पल? ये हमारी एक हसीना थी, यस, एक दीवाना था, एक हसीना थी की रानी। ओके, रानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया नील के साथ। अभी मैं पहले वाले एक हसीना थी दोबारा वाला नहीं कराया, अभी रिसेंटली मैंने देखा है नेटफ्लिक्स पे, दोबारा वाला भी आ गया, बट मैंने अभी वो देखी नहीं, इसलिए मैं उसका रेलेवेंस नहीं दे पाऊंगी, पुराने वाला का देती हूँ। नील ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तो खत्म हो गए पहले में, इनका तो टक 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 मटन जैसे कट गए। तो रानी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद नील फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बुटीक होटल। Okay, according to the contract, now Neil is required to complete the construction by 31st of December 2024। इतने दिन तक खत्म करना है। ओके, ना इन रिटर्न रानी ने अग्री किया कि वो 10 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट में देगी, जैसे जैसे काम चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये कहानी हुई। एक्चुअल ब्रीच क्या मानेंगे? एक्चुअल ब्रीच दो तरीके से हो सकती है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू। दो तरीके से, ठीक है? जुलाई 2024 में 31 दिसंबर 2024 तक करना था, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। अभी जुलाई 2024 में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नील सडनली उसने सारा काम करना बंद कर दिया, ओके, ऑन द प्रोजेक्ट विदाउट एनी वैलिड रीजन। कोई लॉफुल रीजन भी नहीं है, कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, और कहा मैं आगे काम भी नहीं करूंगा। डिस्पाइट सेवरल रिक्वेस्ट और रिमाइंडर्स रानी ने भेजे, नील ने काम करा ही नहीं। इससे क्या हो गया? जो नील ने काम नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया काम करने को, है ना, बोला था 31 दिसंबर तक कर दूंगा, इन्होंने तो जुलाई में अपने हाथ खड़े कर दिए। ओके, रानी, ये बेसिकली एक्चुअली में ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में ब्रीच हो गया। रानी इज नाउ एंटाइटल्ड टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड, और वो डैमेजेस के लिए कार्यवाही करेगी विच में इंक्लूड एडिशनल कॉस्ट। ये उनको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होगा, उनका समय वेस्ट हुआ, लिटिगेशन फीस भी होगी, तो ये सब कुछ रिकवर करी जा सकती है नील से। ओके, नाउ टाइम परफॉर्मेंस की वजह से भी हो सकता है, दो सिनेरियो है। अगर मान लेते हैं, एक और सिचुएशन पकड़ते हैं, नील कंटिन्यूज टू डू द वर्क बट फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। 31 दिसंबर बोला था ना, खत्म ही नहीं हुआ। रानी ने अप्रोच किया कि भैया ड्यू डेट हो गई, नील ने एडमिट किया कि भैया उसको 6 महीने और लगेंगे,
He admitted that he will need additional 6 months to complete the project. Despite there is no provision in the contract for an extension. ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि अच्छा हम 1 महीना और एक्सटेंड हो सकते हैं या तो 6 महीने एक्सटेंड हो रहा है। इस केस में भी जो काम करना था वो किया नहीं भाई। एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच यहाँ भी हुई है, चाहे वो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हुई हो, यस, जब परफॉर्मेंस ड्यू थी चाहे उस वजह से हुई हो, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था, जैसे इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। ओके, इट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रानी इसको भी, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्रीच जैसे ही मान सकती है और कंपनसेशन सीख कर सकती है फॉर एनी डैमेजेस, जैसे कि उसका बिजनेस नहीं हो पाएगा, 6 महीने का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी फॉर एग्जाम्पल। दोनों ही केसेस में एक्चुअल ब्रीच हुई है रानी के साथ, और रानी के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हैं, और लीगल रेमेडीज के अंतर्गत जो भी कानूनी तरीके से उनको उपचार दिए जा सकते हैं उसमें कंपनसेशन भी ले सकती है नील की वजह से जो उन्हें क्या बोले तो इनकन्वीनियंस कॉज हुई है। ओके, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने नहीं किया जो उसकी वजह से। यस, तो अब पढ़ते हैं। तो हमने नींबू पानी देख लिया, आइए वर्जिन मोहितो क्या बोल रहे हैं, हमारी किताब क्या बोल रही है, इसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअल ब्रीच को प्रेजेंट ब्रीच भी कहते हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअल ब्रीच कब होती है? जब परफॉर्मेंस करनी थी तब नहीं करी, जैसे जुलाई महीने छोड़ के दिसंबर तक का काम था, या फिर जो टाइम था परफॉर्मेंस का तब तक नहीं किया, 31 दिसंबर तक करना था, तो बोल रहा है 6 महीने और लगने वाले हैं। एक्चुअल ब्रीच भी डिस्चार्ज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, ये तो हमने पढ़ा भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे जिसके साथ गलत हुआ है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो सू कर सकती है फॉर द फॉल्ट, फॉर द डैमेजेस, फॉर द breach of the contract. Let's say for example, A agrees to deliver B 5 tons of sugar on 5th of July. He fails to do on 5th of July. तो इसके अंतर्गत, इस पॉइंटर के अंतर्गत, बी पॉइंटर के अंतर्गत हम इसे ब्रीच मान लेंगे। वैसे तो हमने इसको बहुत डिटेल, ए और बी को बहुत डिटेल में रानी और नील के एग्जाम्पल से समझा। दिस इज एक्चुअल ब्रीच, दिस इज एक्चुअल ब्रीच। ब्रीच हमारे पास एक्चुअल तो होती है, एंटीसिपेटरी भी होती है। एंटीसिपेटरी में रानी तो एक हसीना थी, तो सेम ही है, बट इस बार हमारे हस्बैंड साहब ले आएंगे हम। यस, जो इनके हस्बैंड, हमारे नहीं, मेरे तो हस्बैंड कोई और हैं, ये ऋषु हैं, हाँ इनके हस्बैंड हैं। चलिए, रानी ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में ऋषु के साथ। अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं है, एक्चुअली मूवी में है, अगर आपने देखी नहीं देखी कोई टेंशन नहीं, मूवी देखने में चल जाना, पढ़ाई करेंगे। रानी ने ऋषु के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसे कस्टम मेड फर्नीचर सप्लाई करेंगे फॉर हर न्यू हाउस। ऋषु जो है इनको नए घर के लिए, नए बुटीक के लिए, हाउस के लिए, जो बुटीक होटल इन्होंने पीछे खोला था उसके लिए कस्टम मेड एज पर रिक्वायरमेंट फर्नीचर बना के भेजेंगे। ऋषु इज सपोज टू डिलीवर द फर्नीचर बाय November 30, 2024। इन रिटर्न रानी ने बोला मैं 2 करोड़ रुपया दूंगी, 2 करोड़ डिलीवरी पर। सिनेरियो यहाँ पर 2 है। सिनेरियो 1 क्या बोल रहा है? रेप्यूटेशन बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। 30 नवंबर 2024 को कॉन्ट्रैक्ट बंद होना था, है ना, खत्म हो जाना चाहिए था काम, बट यहाँ सितंबर 2024 को ही 2 महीने बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ऋषु ने इन्फॉर्म कर दिया रानी को कि वो सप्लाई नहीं कर पाएगा बिकॉज ही हैज टेकन अप अ लार्जर ऑर्डर फ्रॉम अनदर क्लाइंट, और वो कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा रानी के ऑर्डर की। ऋषु ने क्लियरली मना कर दिया कि वो अपना काम नहीं कर सकता है 30 नवंबर से पहले, जो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। बिफोर द ड्यू डेट कंस्टिट्यूट्स एन एंटीसिपेटरी ब्रीच। रानी इज नाउ एंटाइटल्ड टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ब्रीच इमीडिएटली, कि भैया हम वेट करेंगे 30 नवंबर तक। नहीं भैया, अभी बोल दिया तुमने मना, अभी हम लीगल रेमेडीज लेंगे, कुछ और तरीका निकालेंगे, कुछ और सप्लायर को लेकर आएंगे, वॉट एवर इट इज, वी विल नाउ प्रोसीड विद द एक्शन दैट इज सपोज्ड टू बी टेकन। सिनेरियो 2, डिसेबलिंग परफॉर्मेंस बाय ओन एक्ट, ये भी एक तरीका हो सकता है। मान लेते हैं 2024 दिसंबर नवंबर तक करना था, सितंबर में 2 महीने पहले ऋषु इन्फॉर्म्स रानी दैट वो सप्लाई नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका लार्ज ऑर्डर आ गया है। ओके ओके, नो सॉरी, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ओके, ये रिपीट हो गया है। ओके, चलो यहाँ पढ़ते हैं। इन अनदर सिचुएशन,
आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिशु सेल्स ऑफ हिज एंटायर वर्कशॉप, उन्होंने अपना जो यहाँ पे वो फर्नीचर बनाते थे मशीनरी किसी और को दे दी अक्टूबर 2024 में। 30 नवंबर तक बना कर देना था। दे बाय मेकिंग हिम इम्पॉसिबल, अब बना ही नहीं सकते ना, खुद ही की गलती के कारण उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया, खुद ही की गलती के कारण। अभी उन लोग गलती, या गलती बोल दो, वॉट एवर बोल दो, काम खुद ही के करतूतों के कारण परफॉर्मेंस इन्होंने ऐसा किया ना। अभी काम ही नहीं है, इनकी दुकान ही नहीं है, वर्कशॉप ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, क्या बनाएंगे फर्नीचर, कस्टम मेड बना ही नहीं पाएंगे बाय नवंबर। ओके, एंड ही वोंट बी एबल टू फुलफिल रानीज ऑर्डर एज पर द कैपेसिटी। तो अब जैसे ही उन्होंने बेचा अपना वर्कशॉप मशीनरी, रिशु भी डिसेबल हो गया, नहीं कर पाएगा वो अपनी राइट परफॉर्म, जो भी उसके पास ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। This action which makes it impossible for him to fulfill his contract, it is not under the law impossible, अपनी मर्जी से impossible है। yes, ये इसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच मान लेंगे, और रानी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मान सकती है, और इमीडिएटली जो भी कंपनसेशन एक्सेट्रा है उसके होटल को खोलने में डिले होएगी, उस सब के लिए वो खामियाजा इनसे मांग सकती है अंडर द लीगल सिनेरियो। ओके, दोनों ही केसेस में रानी कॉन्ट्रैक्ट को एंटीसिपेटरी ब्रीच जैसे मान लेगी। ओके, बिफोर द एक्चुअल ड्यू डेट और परस्यू रेमेडीज फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है एंटीसिपेटरी ब्रीच में, जैसे हमने प्रेजेंट ब्रीच बोला था, एक्चुअल ब्रीच को हमने प्रेजेंट ब्रीच बोला था, वैसे एंटीसिपेटरी ब्रीच को हम कंस्ट्रक्टिव ब्रीच बोल रहे हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच कब होती है, जब पार्टी रेपुडिएट कर देती है, उसने 2 महीने पहले बोल दिया मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे बड़ा ऑर्डर मेरे पास आ गया। ओके, उसने मना ही कर दिया कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और व्हेन अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट कंडक्ट डिसेबल्स हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने मशीनरी बेच दी, नहीं कर सकते भाई, तो एंटीसिपेट ब्रीच है। एग्जाम्पल्स आर बैंग ऑन। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। अगर मज़ा आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, वेट किसका है, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया। दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग। क्लास 15 में पूरा कंटेंट डन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एक सेशन में एमसीक्यूज और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं बोला, मैंने आपको वादा किया कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी, तो जो वादा मैंने किया है वो मैं निभाऊंगी। यस, ए अग्रीज टू मैरी बी बिफोर अग्री डेट ऑफ मैरिज, ही मैरीज एक्स। अब इम्पॉसिबल हो गया ना, कर ही नहीं सकते। The marriage contract has been repudiated by A by his conduct before the due date of performance. ये भी anticipatory breach ही कहलाएगी। yes, चलिए इसी के साथ जो हमारा एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच है वो तो हो गया है डन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे। एक्स ने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई करने के लिए वाई को कुछ आर्टिकल्स बाय 1st of June। Before 1st of June, X informs Y that he will not be able to supply this। इन्होंने बोला कि मेरे को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, ऋषि ने बोला मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, उसी तरीके से X ने बोला मैं Y को बोला मैं नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे ब्रीच कर दिया X ने, और ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। एंटीसिपेटरी ब्रीच डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ओनली, जैसे कि यहाँ पे रानी जो कि अग्रीव्ड पार्टी थी, हमारे केस में रानी जब उसने मान ले एक्सेप्ट कर लेगी रेपुटेशन। अब यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है डायरेक्ट भी और एप्लीकेशन बेस्ड भी। If he does not accept the reputation, the contract continues to exist and may be performed by another party if possible. Okay? अब consequences क्या है ब्रीच के? consequences क्या है? कंपनसेशन ले सकते हैं, ऐसी बातें हमने पढ़ी है। कंपनसेशन फॉर लॉस, डैमेजेस। यस, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन है, एक बंदे ने वादा किया था और निभाया नहीं, जिसकी वजह से दूसरे बंदे को नुकसान हुआ है, यस कंपनसेशन लेगा। जैसे होटल खुलने में डिले हुई थी, चाहे नील की वजह से, चाहे किसकी वजह से, रिशु की वजह से। यस, दोनों एग्जाम्पल में चाहे एक्चुअल ब्रीच था चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच था। okay, cause to him thereby which naturally arouses in usual course
of things from such breach. या फिर which the parties knew when they made the contract to be likely to result in the breach of the contract. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर हमारे फुलफिल नहीं किया, या फिर अगर पहले ऐसे लिखा हुआ नहीं था बट आप नहीं कर रहे हो और एक्चुअल ब्रीच या एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गई है, तो जैसे लॉ बोल रहा है उसके अंतर्गत आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी. Okay, such compensation is not to be given for any remote or indirect loss. ऑफ कोर्स रीजन होना चाहिए. उस ब्रीच से पता चल रहा है मेरा ये होटल नहीं बना था इसलिए मेरी शादी नहीं हो पाई. दीज आर नॉट कनेक्टेड टू थिंग्स. मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब होटल से रिलेटेड जो बातें होंगी उसका कंपनसेशन मिलेगा. पूरी दुनिया का नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज समबडी वाज नॉट एबल टू डू समथिंग दैट वाज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो पूरे सारे लॉसेस का खामियाजा ये बंदा नहीं देने वाला है. Anything that is related, of course, will have to do. Compensation for failure to discharge the obligation. तुमने नहीं किया उसकी वजह उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा. जब भी ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज इनकर्ड एंड नॉट बीन डिस्चार्ज्ड, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the compensation. घबरानी तो को खामियाजा तो मिलना चाहिए भैया. दोनों ने गलत किया है, चाहे नील ने बात कर लो या फिर हमारी रिशु की बात कर लो. डिफॉल्ट तो हुआ है ना जिसकी वजह से होटल टाइम से शुरू नहीं हो पाया, इसका मॉनिटरी लॉसेस एक्सेट्रा हो रहे हैं, नए बंदे को लाना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, टाइम ऑफ डिले हो रहा है. ओके, तो ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फेलियर जो हुआ है उसकी वजह से पेमेंट देनी पड़ेगी. एक्सप्लेनेशन बोले तो इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स विच एग्जिस्टेड फॉर रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज बाय नॉन परफॉर्मेंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. जैसे हमने रानी और रिशु और रानी और नील के केस में बात की. जैसे ए ने बी को हायर किया, ए ने बी की शिप को हायर किया टू गो टू बॉम्बे and there take a boat on the 1st of January a cargo. मतलब अब ये शिप पहुंचेगी तो फिर वहां से कार्गो लिया जाएगा. ओके, which A is to provide and to bring it to Calcutta, बॉम्बे से कैलकाटा. The freight to be paid when earned. जो फ्रेट बोले तो जो भाड़ा है, जो पैसे देने पड़ेंगे शिप के. B ship does not go to Bombay, but A has opportunities of procuring suitable convenience for the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. A avails himself of those opportunities, but is put to trouble and expense. In doing so, A is entitled to receive compensation from B in respect of such troubles. अब A ने पहुंचा तो दिया कैलकाटा, बॉम्बे से पहुंचाना तो चाहिए था B को, बट A ने किसी तरीके से पहुंचा तो दिया, बट उसकी वजह से उसको जो इनकन्वीनियंस हुई, जो उसको खर्चे करने पड़े, वो कंपनसेशन ले सकता है वो जिस पार्टी ने ब्रीच करी है, जिस पार्टी ने अपना वादा जो किया था नहीं निभाया है. ठीक है. या फिर A, the owner of a boat, contracts with B to take a cargo of jute to Mirzapur for a sale at such place, starting on a specified date. The boat, owing to some of the avoidable causes, avoid करे जा सकते थे, but उसका गाना गा रहा है कि भैया ये हो गया था, does not start at the time appointed. जिस दिन बोला था उस दिन चालू नहीं किया अपने, कुछ तो रीजन बता रहा है. Those all are फालतू के reasons types. Whereby the arrival of cargo at Mirzapur is delayed beyond the time when it would have arrived if the boat had sailed according to the contract. पहुंचना चाहिए था मिर्जापुर, तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि तुम लेट शुरू, घर से ही शुरू लेट निकले हो. After that date and before the arrival of the cargo, the price of jute falls. जूट का प्राइस ही गिर गया. The measures for compensation payable to B by is difference between the price which B could have obtained. मान लो पहले 100 रुपए का बेच सकता था जूट, अब क्योंकि आप लेट पहुंचाए हो, ठीक है, मान लेते हैं 10 दिन लेट पहुंचे हो, इतने में जो लेट पहुंचे, इस लेट पहुंचने की वजह से इस दौरान जो जूट का कॉस्ट है वो 80 हो गया, तो 20 रुपए पर मीटर लेट से का खामियाजा इस बंदे को देना पड़ेगा जिसकी वजह से बोट लेट पहुंची है. सिंपल. Yes, could have obtained from Mirzapur at the time when it would have arrived if forwarded in due course, and the market price fell at the time when it actually arrived. बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने तोड़ के भी आपको बता दिया है. ठीक है जी. अब एक तो वो कंपनसेशन, ओके, फेलियर का पड़ रहा है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड, पेनल्टी बता ही रखी थी भैया इतने दिन करोगे तो इतना रुपए आपको खामियाजा, जैसे मान लेते मैंने अपना इंटीरियर डिजाइनर बुक किया, हमने बोला 3 मंथ्स में हम आपका घर इंटीरियर करके दे देंगे, जितने भी दिन अगर 3 महीने के ऊपर एक एक दिन ऊपर जाएंगे तो हर दिन के 2000 रुपये देंगे हम आपको पेनल्टी, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना देना, इसलिए मैं 3 महीने में काम खत्म करेंगे। When a contract has been broken, if the sum is named in the contract as the amount to be paid, जैसे मेरे केस में 2000 रुपये बता रखा है तो उतने रुपये देने पड़ेंगे, या फिर if the contract contains any stipulation, कुछ conditions दे रखी हैं by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, जो अमाउंट लिखा है उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना कंपनसेशन, और एज द केस में भी जैसी पेनल्टी लिखी हुई है 2000 रुपये का 2000 रुपये देने पड़ेंगे, 2000 रुपये तक लिखा हुआ है तो जो एक्चुअल लॉस होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है, स्टिपुलेट कर रखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में। Stipulation for increased interest from the date of default may be stipulation by the way of penalty, इसका एक exception है, when any person enters into any bail bond, recognizance or other instrument of the same nature or under the provisions of any law or under the order of सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गिव्स एनी बॉन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी, जैसे मान लेते हैं कोई जेल में और उसको बॉन्ड प्राइस बेल प्राइस देकर पैसे बंदे को निकालना है, तो जो लिख रखा है वो करना होगा, or act in the public interest, public are interested, he may shall be liable upon the breach of the condition or any of such instrument to pay the whole sum mentioned therein, कि बेल तो दे रहे हैं बट 10 दिन के अंदर तारीख पे आना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो ये अमाउंट देना पड़ेगा, तो व्हाट्स एवर इट इज रिटन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। Yes, a person who enters into contract with government does not necessarily thereby undertake any public duty, जरूरी नहीं है, मान लेते हैं मैं ट्रांजिस्टर बनाती हूँ या कोई छोटा सा पार्ट बनाती हूँ और गवर्नमेंट को पीएसयू को देती हूँ मैं, इस समय पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आ जाती, पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट मान लेते हैं कोई बैंक है वो डिफॉल्ट कर रहा है उसके एनपी हो रहा है, हाँ ये पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो रही है, बिकॉज आई एम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट नेसेसरली डज नॉट मीन कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं तो यहाँ से स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछ लूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन है बट उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डज नॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स विद यू गाइज, डोंट यू वरी। ओके, चलो और कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि उसे 1000 रुपये देंगे to pay B rupees 1000 if he fails to pay B 500 on a given day. A fails to pay rupees 500 on the given day, B is entitled to recover from A such compensation not exceeding 1000, क्योंकि 1000 रुपये स्टिपुलेट कर रखे थे, 500 रुपये देने थे एक दिन के, उस दिन नहीं दिए, मैं 1000 रुपये दूंगा ऐसा वादा किया था तो 1000 रुपये तक ही दे सकता है, उससे ऊपर नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे स्टिपुलेट करा था तुमने। A contract with B, A contract with B that if A practices as a surgeon within Calcutta, he will pay rupees 5000. A practices as a surgeon in Calcutta, B is entitled compensation, but वो 5000 से ऊपर नहीं हो सकता, as the court considers reasonable. 5000 तक ही हो सकता है मैक्स, क्योंकि ये स्टिपुलेटेड है, एज स्टिपुलेटेड। छोटे छोटे हैं एग्जाम्पल्स बट आपकी बुक के हैं, इसलिए मैंने आपके साथ हर एक चीज गाइस बिलीव मी, कोई भी चीज इफ्स एंड बट्स तक नहीं छोड़ रही हूँ, ऑल ऑफ इट, सब कुछ मिलेगा यही, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, मान लेते हैं एक बंदा अग्रीव्ड है राइटफुली, मतलब कुछ अनफेयर नहीं कर रहा है, राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, रिसेंड कर रहा है, उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं रिसेंड हो गया कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिसेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज रिसेंड, कैंसिलेशन, बिकॉज आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो लेट्स से, ओके, तो जो भी ब्रीच हुआ है उसकी वजह से कंपनसेशन जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है, डैमेजेस के लिए केस हो सकता है, क्वांटम मेरिट के लिए केस हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है और इंजंक्शन के लिए हो सकता है। मैम बहुत भारी भरकम वर्ड समझाइए, आइए बस समझते हैं, खत्म हो रहा है आज का सेशन और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, ध्यान से मेरे साथ। सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रानी को ही पकड़ लेते हैं, रानी ने ऋषु के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सप्लाई कस्टम मेड फर्नीचर फॉर हर होटल,
Okay, however, Rishu fails to deliver the furniture on the agreed date. Rani decides to cancel the contract और कोर्ट से बोल रही है रिसेंड कर दो भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्निंग बोथ द पार्टीज टू प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। अब ना मैं तेरा ऑफर ना मेरा एक्सेप्टेंस, यहाँ पे रिसेंड कर दिया उसी तरीके से लिखा हुआ है। रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी द अदर पार्टी मे सू to the contract could be treated as rescinded। अब ये रानी क्या करेगी इस एंटीसिपेटरी ब्रीच में, ये बोलेगी खत्म करो भाई कहानी। यस, when the court grants rescission the agreed party is free from all his obligation। अब रानी को कोई पैसा नहीं देना, 2 करोड़ रुपए की बात थी भाई इनके एग्जाम्पल में। तो he becomes entitled for compensation for any damage। जैसे मान लेते हैं एक्स ने प्रॉमिस किया कि 5 तारीख को 5 जनवरी को किताबें देगा, बी एग्रीज टू पे इट्स प्राइस एंड रिसीट, एक्स ने किताबें नहीं दी तो यहाँ पे रिसेंड करा रहा है कि भैया पैसे भी हम नहीं देंगे, तुमने अपना वादा नहीं निभाया हम भी नहीं निभाएंगे। और ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको रानी और ऋषु वाला समझाया ही है। ओके, नेक्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस। नाउ रानी कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऋषु टू डिलीवर द फर्नीचर, 2 करोड़ रुपए, स्पेसिफिक डेट। ऋषु फेल कर दिया, कॉजिंग रानी टू हायर अनदर सप्लायर, जिसकी वजह से 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। अब ये 50 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा पैसा रानी को देना पड़ रहा है ना, वो ऋषु से रिकवर कर सकती है। रानी सूज ऋषु फॉर द डैमेजेस टू रिकवर 50 लाख रुपीज difference she had to pay due to the breach। Yes, remedy by the way of damages is the most common remedy available to the injured party। When a contract is breached, the injured party is entitled to file a suit for damages। 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ ना रानी को। Yes, damages are no monetary compensation allowed by the injured party by the court for the loss or injuries suffered by him। The fundamental principle underlying damages is not punishment। punishment नहीं है भैया यहाँ पे principle, बट कंपनसेशन। और अगर मैं फिर से एग्जाम में क्वेश्चन बना रही होती, मैं स्टेटमेंट से भी आपसे क्वेश्चन लेकर आती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब बात करते हैं सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। लेट्स से रानी ने हरीशु को हायर किया, 100 चेयर बनानी है। ओके, अग्रीइंग टू पे ₹1,00,000 पर चेयर। ऋषु ने 50 शेयर तो बना दी, फिर बंद काम करना बंद कर दिया। रानी ने सू किया ऋषु को अंडर क्वांटम मेरिट। जितनी मैंने क्वांटिटी बोली थी वो नहीं बनाई भाई तुमने, सिर्फ 50 करी है, बाकी नहीं करी है। ओके, क्वांटम मेरिट मीन्स इट एक्ट इज मेरिटेड एज मच एज ए मेरिट। जैसे यहाँ पे 100 बोली थी। ओके, एज मच एज अर्नड, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स पेमेंट इन प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट वर्क डन। एक 50 चेयर बनाई है इंटू 1,00,000, तो 50 लाख दूंगी, 1 करोड़ नहीं दूंगी, रानी बोल रही है। सही बोल रहे हैं ना, मैथ्स लगा रहे हैं हम तो सिंपल। The claim on quantum arises in following cases where the contract is discovered to be void, when something has been done without an intention to do gratuitously, मतलब कुछ in return नहीं मिलेगा, और when one party refuses to perform, जैसे ऋषि ने तो बोल दिया मैं बनाऊंगा ही नहीं, खत्म हो गई बात। Yes, this is suit upon quantum merit। quantum is quantity, और मैं एग्जाम्पल्स ला ही इसलिए रही हूँ ताकि आप भूले ही नहीं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे रानी ने एंटर किया ऋषु के साथ, यूनिक एंटीक टेबल लेनी उनसे, ऋषु ने बाद में मना कर दिया, ऋषु लेटर रिफ्यूजेस टू सेल, सिंस द टेबल इज यूनिक एंड रानी कैन नॉट इजिली फाइंड इट अनदर, she refused Rishu to compel him to perform the contract and deliver the table। So basically क्या बोल रहे हैं, in certain special cases of breach damages are not an adequate performance। मेरे को क्या, मैं कहाँ से लाऊंगी भाई, मुझे तो वही टेबल से काम चलाना था ना। The court may in such cases order specific performance of the contract। The defaulting party will be forced, यहाँ पे ऋषु फोर्स हो जाएगा कि उसको बेचना पड़ेगा ये एंटीक जो भी टेबल था। It is granted only in the following cases where the compensation in money is not an adequate relief। पैसे दे भी दोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी। Where there is no standard to be ascertained, again antique था, actual damage, या फिर where compensation money cannot be obtained, पैसे आ ही नहीं सकते थे, इतने पैसे आ ही नहीं सकते। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इन केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक केसेस में बोल सकता है कि आपको फोर्सफुली काम करना ही होगा।
And the last, suit for injunction. Rani contracts Rishu to exclusively supply, किसी और को देना ही नहीं है वो फर्नीचर, exclusively रानी के होटल को ही देना है. For her hotel, Rishu later agrees to supply the same furniture किसी competitor होटल को. रानी sues for an injunction कि भैया नहीं, तुम उनका नहीं बना सकते, तुमने चालू कर दिया, अब नहीं बनाओगे, कि सप्लाई नहीं कर पाओगे कॉम्पिटिटर को. ओके, एज इट वुड वायलेट द एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट. तो ये भी हो सकता है, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर आ सकता है. ओके, इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग, किसी बंदे को रोक दिया. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में. from doing a particular act, the court by issuing injunction restrains a person कि नहीं भैया नहीं बना सकते आप, कॉम्पिटिटर के लिए वो सामान नहीं फर्नीचर बना सकते जो मेरे लिए आपने एक्सक्लूसिवली आपने टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री किया था ना. आप कोई चीज़ के पहले 100 रुपये लेते थे, बट क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली बनवा रही हूँ, मैंने 500 रुपये दिया आपको, नहीं बनवा सकते आप किसी और से. यस, इंजंक्शन में भी टेम्पररी परमानेंट भी हो सकता है. बेसिकली रिलीफ दे रहा है कोर्ट रानी को या अग्रीड पार्टी को, है ना. बट ये कोर्ट की मर्जी है कि टेम्पररी रहेगा, परमानेंट रहेगा, रहेगा कि भी नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन द हियरिंग ऑफ द. एंड विद दिस कथा समाप्त होते हैं. डन, वी आर डन विद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 खत्म. तो हमने क्या लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा? ब्रीच. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा कि रेमेडीज क्या है. रेमेडीज क्या है? आप सूट कर सकते हो रिसेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, डैमेजेस के लिए, क्वांटम मेरिट के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, इंजंक्शन. इंजंक्शन के लिए रुकवा सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देगा किसी एक्सक्लूसिवली बोला था तो किसी और को नहीं देना. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंटीक था तो उसी को देना ही पड़ेगा, फोर्स करना पड़ा. क्वांटम मेरिट 100 चेयर बोलती 50 ही थी तो 50 की पेमेंट मिलेगी. डैमेजेस 2 करोड़ का तो ऐसे कराया था, मुझे 2.5 करोड़ का कराना पड़ रहा है तो 50 लाख का डैमेज तू मुझे दे. रिसेशन में बोला था करने को, नहीं कर रहा है, चलो भैया कैंसिल करो. मैं नाउ वी आर प्री कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ पीपल. Yes, I hope guys we are done and we are good. It is very important. I'll appreciate all of you to write in the comment box all the 5 remedies for the breach of contract. That's the homework for today. I'll appreciate you guys participating with me in the comment box and join CMA Law by CMA Disha Dua Telegram group, so that you are you are able to talk to me post the session and also use the content. Okay, with this I'll take your leave. मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डन हो गया. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ प्रैक्टिस करेंगे. एग्जैक्टली सब कुछ वही करेंगे. ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल पूरा 100%. जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम खत्म करेंगे. और कंटेंट तो हमने कर ही लिया है, और इसी के साथ हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. 100% प्रिपेयर हो जाते हैं अपने एग्जाम के लिए. फिर नेक्स्ट सोगा करेंगे. सोगा विल नॉट टेक मोर देन 5 क्लासेस. आई विल ट्राई टू कीप इट कंसोलिडेटेड. ठीक, पढ़ाऊंगी सब कुछ बेटर. ठीक है, लेते हैं अभी आपसे अलविदा. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों. कीप शेयरिंग योर लव, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो और मेरे साथ बने रहो. पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और अपना CMA फाउंडेशन लॉ क्लियर करते हैं. बाय बाय.